नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिज़नेस स्टैंडर्ड प्लस फाइनेंशियल एक्सप्रेस एनालिसिस में। क्या आपको ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स के बारे में सिर्फ़ जानना है जो आपके इनकम, आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, आपके एक्सपेंडिचर खर्चे और आपके जॉब प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बात करें और सिर्फ़ उससे रिलेटेड न्यूज़ लेकर आएँ, ना कि पॉलिटिक्स, लड़ाई-झगड़ा और क्राइम? तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे अगर आप रोज़ ये वीडियो देखते हो तो मेरे ख़्याल से आप बिज़नेस न्यूज़पेपर्स को खुद से पढ़ना सीख पाओगे और एनालाइज़ करना सीख पाओगे, डॉट्स को कनेक्ट करना सीख पाओगे। तो यहाँ पे हम एनालाइज़ करेंगे और कॉज़ और इफ़ेक्ट को इवैल्यूएट करेंगे हर एक बिज़नेस और इकोनॉमिक इवेंट के। शुरुआत करते हैं एक ओवरव्यू से, क्या-क्या डिस्कस करने वाला हूँ मैं आज। एफपीआईज़ बैक इन ड्रव्स इन दिसंबर फ्यूलिंग इक्विटी एंड डेट रैली। बड़ा ही टेक्निकल सा लग रहा होगा कुछ लोगों को टाइटल, लेकिन बड़ा ही सिंपल आर्टिकल है। बहुत ही सिंपल है, जब मैं डिस्कस करूँगा आपको समझ में आएगा। Hyundai announces price hike of अप टू 25,000 फ्रॉम जनवरी। सिर्फ Hyundai नहीं, मारुति और दूसरी कार कंपनीज़ भी अपने कार्स के दाम को बढ़ा रही है 1 जनवरी से। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बिटकॉइन 1 लाख के ऊपर पहुँच चुका है और इंडियन इन्वेस्टर्स अब इस टाइम पे रश कर रहे हैं कि भाई हमें भी बाय करना है। तो एक बार ये डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक बड़ी मुश्किल से मैंने आज एक एडिटोरियल आर्टिकल ढूँढा है जो एक्चुअली बिज़नेस के से रिलेटेड हो, बट ये भी बहुत ही रिपिटिटिव टॉपिक है। बट थोड़ा-सा कुछ हटके चीज़ें हैं, हम सिर्फ वो डिस्कस करेंगे इसमें और ये है ट्रेड वॉर ब्रूइंग अप, पॉलिसी मेकर्स विल स्ट्रगल टू बैलेंस नेशनल इंटरेस्ट एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो मैं सिर्फ टाइटल पढ़ रहा हूँ अभी, बट हम डीपली पढ़ेंगे, एक बार अच्छे से समझेंगे कि क्या है ये। इंडियन आर्म्स मेकर फोर्टिफाइड $6.7 बिलियन रेवेन्यू इन 2023। ये बहुत ही बढ़िया इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। टैरिफ हाइक्स में फर्दर गेन्स फॉर टेलीकॉम प्लेयर्स। तो देखिए, एक तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एक हम डिस्कस करेंगे डिफेंस इंडस्ट्री और तीसरा हम टेलीकॉम इंडस्ट्री को भी डिस्कस करने वाले हैं। छोटी-सी किस तरीके से क्या अभी यहाँ चल रहा है और आगे क्या प्रॉस्पेक्ट्स है। स्लो डाउन वरीज माउंट फॉर जेएलआर इन चाइना एंड यूरोप। जैगवार लैंड रोवर, टाटा ने एक्वायर किया था फोर्ड से, ब्रिटिश कंपनी थी ये। अब यहाँ पे फिर से कुछ चिंता वाली बातें आ गई है और मैं डिस्कस करूँगा इसके बारे में, आपका ओपिनियन भी लेना है मुझे इस पर। तो यहाँ तक जो आर्टिकल्स हैं हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं फटाफट से। सबसे पहले आर्टिकल से, एफपीआई इज़ बैक इन ड्रव्स इन दिसंबर। एफपीआईज़ क्या होते हैं? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ठीक है? फॉरेन, एफ से हो गया फॉरेन, पी से हो गया पोर्टफोलियो, आई से हो गया इन्वेस्टर्स। दूसरे एक होते हैं हमारे एफआईआईज़, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो एफपीआईज़ बेसिकली यहाँ पे वापस आ चुके हैं दिसंबर में। इनका ये इस टाइटल का ये कहना है, फ्यूलिंग इक्विटी एंड डेट रैली। अब मैं कल कुछ आपको पॉइंट्स बता रहा था कि जब मार्केट क्रैश होता है तो हम लिखते हैं क्रैश, प्लंज, प्लमेट। तो देखिए, जब मार्केट बढ़ता है ना, ऊपर जाता है, तो इससे वर्ड यूज़ होती है रैली। इसके अलावा क्या करते हैं हम लोग, सोर्स भी बोलते हैं कई बार, ठीक है? एंड यूजुअली हम ऐसे मार्केट को बुलिश भी बोलते हैं, बुलिश मार्केट जहाँ मार्केट ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे रैली, सोर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं, हाइक, ये सब कुछ यूज़ होता है ऊपर जब मार्केट जाता है या कोई भी सिक्योरिटी ऊपर जाती है, उसकी वैल्यू बढ़ती है तब। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिटर्न किया इंडिया में। अब 2 महीने से 3 महीने से मैं ये कवर कर रहा हूँ कि किस तरीके से ये इंडिया के शेयर बाज़ार से वापस जा रहा है। रुपया भी कमज़ोर हो रहा है, लेकिन अब उल्टा हो रहा है। ये इंडिया के डेट और इक्विटी दोनों मार्केट में वापस आ रहे हैं। डेट मार्केट मतलब ये इंटरेस्ट वाले इक्विपमेंट्स ले रहे हैं, वो हो गया डेट। और इक्विटी मतलब हो गया हमारे शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं, कंपनीज़ में निवेश कर रहे हैं। तो जो 2 महीने का कंसेक्यूटिव आउटफ्लो था, अब वो कहीं न कहीं पॉज़िटिव होता हुआ नज़र आ रहा है। यूएस की जो ट्रेज़री यील्ड्स हैं, ये स्टेबलाइज़ हो रहे हैं अब। एंड सॉफ्टर देन एक्सपेक्टेड डोमेस्टिक जीडीपी ग्रोथ जो है, ये भी यहाँ पे देखने को मिला है Q2 FY25 में, जिसकी वजह से रेट कट की संभावनाएँ काफ़ी बढ़ गई हैं ऑन फ्राइडे। तो एफपीआईज़ ने बाय किया है करीब-करीब 7,908 करोड़। तो यूएस में ट्रेज़री बॉन्ड्स होते हैं, वो भी फिक्स्ड इनकम के लिए होते हैं, ये इंटरेस्ट मिलता है इस पे। तो ये जो इनके यील्ड्स हैं, अब ये जो इस पे यील्ड्स मतलब बेसिकली जिसके रिटर्न्स हैं, वो स्टेबलाइज़ हो गए हैं। और डोमेस्टिक जीडीपी डेटा जो है हमारा, आप सबको पता है 5.4% आया था, एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम आया था। तो पोटेंशियल है कि जल्द ही आरबीआई रेट कट भी कर सकती है। तो एफपीआई ने थर्सडे को, मैं बताऊँ, 7,908 करोड़ के शेयर्स खरीद लिए इंडिया में। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेम टाइम में इन्होंने इक्विटी होल्डिंग्स करीब-करीब 24,500 करोड़ बढ़ाई है इंडियन स्टॉक्स में, शुरुआत के 4 ट्रेडिंग सेशंस में दिसंबर के। तो दिसंबर होते ही पता नहीं एफपीआईज़ को इंडिया बड़े याद आने लग गया और फिर इन्होंने काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। तो जितने भी इन्वेस्टर्स अभी देख रहे होंगे कि नवंबर और अक्टूबर में जहाँ मार्केट नीचे था, दिसंबर की शुरुआत बहुत ही बढ़िया हुई है, बहुत ही बम्पर हुई है। और स्पेसिफिकली ब्लू चिप स्टॉक्स, मैं स्मॉल कैप, मिड कैप की बात नहीं करूँगा, जितने भी ब्लू चिप्स कंपनीज़ है। ब्लू चिप क्या होता है? जो बेसिकली मोस्ट वैल्यूड और सबसे बढ़िया जो कंपनीज़ होती है ना इंडिया की,
कहीं भी या फिर किसी भी स्टॉक मार्केट की, वो ब्लू चिप कंपनीज़ होती हैं। तो ये बुलिश हो चुके हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स में पर्टिकुलरली बाइंग आ रही है। लार्ज कैप मतलब वो स्टॉक्स होते हैं, देखिए मैं बता देता हूँ, निफ्टी 50, निफ्टी 100 में जो स्टॉक्स है ना, निफ्टी 100 तक, सारे वो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं। और यूजुअली इनकी वैल्यू जो होती है वो आप मान लो अब तो 1 लाख करोड़ से ऊपर के जो स्टॉक्स हैं, जिनकी वैल्यू 1 लाख करोड़ से ज़्यादा है जिस कंपनी की, वो लार्ज कैप में आ जाती है। 80,000 करोड़ भी आप बोल सकते हैं इसमें, लेकिन यूजुअली अब मार्केट ऊपर जाता है तो ये भी आप कह सकते हैं चेंज होता रहता है। hyundai ने अनाउंस किया है प्राइस हाइक। अब देखिए hyundai नहीं, मैं थोड़ा-सा एडिशनल इसमें इन्फो दे रहा हूँ। अगर आप कार लेने की सोच रहे हैं, ठीक है? तो आप ये ध्यान रखिए कि hyundai नहीं, मारुति भी अपने रेट को बढ़ा रहा है, कार के रेट्स को 1 जनवरी से। और इनका एक सिंपल रीज़न है, hyundai तो कह रहा है हम 25,000 तक बढ़ाएँगे ऑन एन एवरेज अक्रॉस इट्स मॉडल रेंज। एंड इनका hyundai और मारुति का बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है कि भाई इनपुट कॉस्ट हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। एक्सचेंज रेट भी अनफेवरेबल है। एक्सचेंज रेट मतलब रुपया तेज़ी से नीचे चला गया है डॉलर के अगेंस्ट। कॉस्ट भी बढ़ गई है हमारी इनपुट की, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में अगर मैं बोलूँ, तो वो इनके लिए काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है। लॉजिस्टिक एक्सपेंसेस भी बढ़ गए हैं, मतलब सामान को इधर से उधर ले जाना भी अब महँगा हो गया है, जिसकी वजह से अब ये पॉसिबल नहीं है कि हम कार को इसी रेट पर सेल कर पाएँ। तो hyundai मोटर इंडिया में इनका एंडेवर है, इनका गोल ये है कि राइज़िंग कॉस्ट को अब्ज़ॉर्ब कर पाएँ। बेसिकली जब प्राइस बढ़े तो लोगों को ना उसका इम्पैक्ट पड़े, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जो इनपुट कॉस्ट जिस हिसाब से बढ़ा है, ये इम्पेरेटिव हो गया, इनकी मजबूरी हो गई है कि यहाँ पे माइनर एडजस्टमेंट किया जाए और कार के दाम बढ़ाए जाएँ। तो इंडिया में मुझे लगता है कुछ दिन बाद ऐसा टाइम आ जाएगा कि जो 10 लाख है, यहाँ से कार्स शुरू होंगी। 10 लाख से नीचे आपको कार्स नहीं मिलेंगी। मुझे लग रहा है ज़्यादा टाइम नहीं है इस चीज़ में, इस प्राइस पॉइंट में। एंड मारुति का खुद ये कहना है कि अब छोटी सस्ती कारें बनाना पॉसिबल ही नहीं रहा है। और उसका एक रीज़न क्या है? सबसे पहले तो रीज़न ये था कि जो हम BS6 जैसे नॉर्म्स ला रहे हैं वो, राइट? BS6 वाले नॉर्म्स, और साथ ही कार कंपनीज़ ने ये भी बोला कि इंडिया में जो सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स गवर्नमेंट दे रही है ना अप्लाई करने को, वो स्टैंडर्ड्स हैं बेसिकली यूरोप के लेवल के। तो जब आप यूरोपियन लेवल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कार में माँगोगे, तो आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, भले ही कार का इंजन 600 सीसी का हो, ठीक है? चाहे कुछ भी फीचर ना हो, चाहे उसके अंदर मैं कहूँगा बेसिक से बेसिक फीचर भी अगर मिसिंग हो, लेकिन अगर सेफ्टी फीचर आप यूरोप वाले डालोगे और BS6 इंजन की बात करोगे बाइक्स में और कार्स में भी, तो यहाँ पे आपको प्राइस इंक्रीज़ झेलना पड़ेगा। और यही हो रहा है इंडिया में भी कि कार्स बहुत एक्सपेंसिव होते जा रही हैं। पिछले 10 साल में अगर आप देखोगे तो 5 साल में ही देखो तो कार के दाम डबल हो चुके हैं ऑलमोस्ट, कितने सारे जो कार्स हैं। तो प्राइस ऑफ ज़िंक मेटल है, राइट? टिन, कॉपर, ये 16.5 से 13% 5% तक बढ़ चुके हैं। रबर के दाम काफ़ी बढ़ चुके हैं। आप देख सकते हैं टायर कंपनीज़ की मैं एक दिन बात कर रहा था कि टायर कंपनीज़ जितनी भी है ना, इनके दाम पता नहीं क्यों टायर कंपनीज़ के स्टॉक प्राइस नीचे जा रहे हैं। अब टायर कंपनीज़ के स्टॉक प्राइस नीचे क्यों जाएँगे? क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इन्हें घाटा हो रहा है पहले से, क्योंकि रबर के दाम बड़ी तेज़ी से बढ़ गए हैं। अब रबर के दाम तेज़ी से बढ़ गए तो ऐसा तो है नहीं कि टायर के दाम ये तुरंत बढ़ा देंगे। इसकी वजह से इन्हें काफ़ी घाटा झेलना पड़ रहा था। रबर के दाम करीब-करीब साढ़े 26-27% बढ़ चुके हैं ग्लोबल सप्लाइज़ कंस्ट्रेंट के कारण। तो ये एलिवेटेड लॉजिस्टिक एक्सपेंसेस भी काफ़ी बढ़ गए हैं। सामान को इधर से उधर ले जाना, सप्लाई करना, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट करना, इन चीज़ों की कॉस्ट काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे रेड सी, जहाँ से सारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है काफ़ी सारे सामान का, वहाँ पे उतार-चढ़ाव रहते हैं इज़राइल, गाज़ा और ईरान की वजह से। तो यहाँ पे इतने सारे रीज़न्स दिए इन्होंने प्राइस को हाइक करने के। बिटकॉइन एट 100K माइलस्टोन्स में बूस्ट इंडियन इन्वेस्टर्स रश। रिसेंटली बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी जो है दुनिया की सबसे वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसी, अब ये $1 लाख के ऊपर जा चुका है। एंड अब ये काफ़ी सारा अटेंशन ड्रॉ कर रहा है इंडियन इन्वेस्टर्स का इन ड्रॉज़। क्रिप्टो करेंसी प्लेटफ़ॉर्म्स जो इंडिया में है, अब बहुत बढ़िया यहाँ अपटिक आ गया है, फिर से एक्टिविटी में नए यूज़र्स आ रहे हैं, ऑप्टिमिज़्म काफ़ी बढ़ चुका है, क्रिप्टो फ्रेंडली डोनाल्ड ट्रंप का रेजीम भी आ रहा है, जहाँ पे वो क्रिप्टो को हो सकता है काफ़ी फ़ेवर करें। तो जितने भी वापस मैं कहूँगा जो डेड प्लेटफ़ॉर्म्स थे ना इंडिया में क्रिप्टो के, वापस से वो ज़िंदा हो चुके हैं एंड यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्ट आता हुआ हमें नज़र आ रहा है इनके प्लेटफ़ॉर्म्स में। और इन्होंने एक क्रिप्टो एडवोकेट को अपॉइंट किया है, पॉल एटकिन्स को एसईसी का चेयरमैन। जो पहले गैरी गेंसलर थे, अब इनको हटा दिया जाएगा। जो डिजिटल एसेट्स पे इन्होंने काफ़ी एक्शन लिया था उनके अगेंस्ट, ठीक है? काफ़ी सारे मतलब मैं कहूँगा केसेस चल रहे थे, लिटिगेशंस चल रहे थे, तो यहाँ पे एक क्रिप्टो एडवोकेट को इन्होंने एसईसी का चेयरमैन बना दिया है। सुमित गुप्ता जो को-फाउंडर है कॉइनडेस्क के, लीडिंग क्रिप्टो एक्सचेंज है इंडिया में, उन्होंने कहा कि जो यूज़र रजिस्ट्रेशन है काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है एंड 5 से 6 गुना एक्सपेंशन हो रहा है नए यूज़र साइन अप्स में। ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है 300% बढ़ गए हैं, ठीक है? ड्यूरिंग ग्रोइंग इंटरेस्ट इन दिस रैली। तो इन्हें काफ़ी ओल्ड जो यूज़र्स थे पुराने, वो भी वापस आ गए हैं और अपने पोर्टफोलियो को चेक कर रहे हैं कि भाई हाँ,
हमारा 5 साल पुराना जो पोर्टफ़ोलियो है वो कहाँ पहुँचा और दूसरा जितने भी लोग नए हैं इस वक़्त वो देख रहे हैं कि यार इतना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, बिटकॉइन इतना बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग ज़रूर हमें भी पैसा लगाना चाहिए। बात करते हैं एक एडिटोरियल की और ये भी है ट्रेड वॉर के बारे में। अब मैं ट्रेड वॉर के बारे में इतना डिस्कस कर चुका हूँ कि ये ट्रेड वॉर अगर नहीं हुआ, तो सारी मेहनत मुझे लगता है बेकार हो जाएगी जितने आर्टिकल्स इसके बारे में आ रहे हैं। आप खुद सोचिए कि जितने राइटर्स ने लिखा है और कॉलमनिस्ट ने जितना प्रिंट किया है, एडिटर्स ने प्रिंट किया है इसके बारे में, अब अगर ट्रेड वॉर डोनाल्ड ट्रम्प ने नहीं किया तो बिल्कुल सारा मैं कहूँगा बह जाएगा ये पानी में सारी मेहनत। अब कर लेते हैं क्योंकि एडिटोरियल आर्टिकल्स हमें आज अच्छे मिल नहीं रहे हैं। यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रम्प ने थ्रेटन किया है कि वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करेंगे जिसमें ये कनाडा और मेक्सिको इन दोनों पे 25% टैक्स लगा देंगे। जो भी आप सामान इंपोर्ट करोगे यूएस में उस पे 25% टैक्स है और 10% एडिशनल टैरिफ लगेगा, टैक्स लगेगा चाइनीज़ इंपोर्ट्स पे। चाइना तो नंबर 1 पे है इनके रडार पे, राइट? इनका ये कहना है कि आप ना जो ओपियोइड और फेंटेनिल वगैरह जो स्मगलिंग हो रही है चाइना से जिससे ड्रग्स बन रहे हैं यूएस में, इसे आप टैकल करो, आप रोको इसे, ठीक है? इन्हें ये कनाडा और मेक्सिको इन्होंने कहा है कि मेक्सिको को कहा है कि आप इल्लीगल इमिग्रेशन और ड्रग्स, इस प्रॉब्लम को आप कॉम्बैट करो क्योंकि आपकी वजह से यूएस को काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए आप पर ये टैक्स रहेगा जब तक कि आप इसका सॉल्यूशन नहीं ढूँढते हो जो आपकी कंट्री से हमारी कंट्री में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इंडीड यूएस ने प्रोग्रेसिवली बैक ऑफ किया है अपने पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 पोज़ीशन से, ठीक है? जहाँ ये ग्लोबल यूएस एक टाइम पे पुश करता था, फोर्स करता था एक्चुअली कंट्रीज़ को कि भई आप ग्लोबल फ्री ट्रेड पॉलिसीज़ अडॉप्ट करो, टैरिफ्स को कम करो, टैक्स को कम करो, ठीक है? एंड प्राइमरली इन रिस्पॉन्स टू लॉस ऑफ यूएस मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स जो कॉमनली लिंक्ड रहे हैं अनरिस्ट्रिक्टेड ट्रेड की वजह से। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे फॉर इंस्टेंस मार्च 2002 में प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इम्पोज़ किए थे टैरिफ्स लार्ज नंबर ऑफ स्टील इंपोर्ट्स पे। जो भी स्टील एक्सपोर्ट कर रहे थे यूएस में, उस पर उन्होंने टैक्स लगा दिया, ठीक है? एंड जो रिज़ल्ट्स थे, जो सोचा गया था वैसा नहीं हुआ और इम्पैक्ट जो था हमें लगा था कि इकोनॉमी और जॉब पे होगा, वो वैसा हुआ नहीं, एक्चुअली वो बैकफ़ायर कर गया क्योंकि अमेरिका के जो ट्रेडिंग पार्टनर्स थे, पार्टिकुलरली यूरोपियन यूनियन, उन्होंने धमकी दी कि हम भी टैरिफ्स लगाएँगे इन रिटेलिएशन ऑन कैरोलिना टेक्सटाइल्स, फैब्रिक्स एंड फ्लोरिडा ऑरेंजेस जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं आपके यहाँ से, तो इस पे भी हम टैक्स लगा देंगे। तो स्टडी जब कंडक्ट हुई ट्रेड पार्टनरशिप द्वारा उन्होंने कहा कि जो बुश की स्टील टैरिफ्स थी ना, इसकी वजह से करीब 2 लाख अमेरिकन जॉब्स का नुकसान हुआ। इनफैक्ट बुश ने इनिशियली प्लान किया था कि वो मेंटेन करेंगे टैरिफ्स 3 इयर्स तक, लेकिन उन्हें दिसंबर 2003 में ही इसे खत्म करना पड़ गया। तो ये 2002 से 2003 तक ही चला, जब 5 साल तक चलना था या 3 साल तक चलना था। तो सिंस डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो भी कह रहे हैं कि वो टैरिफ्स इम्पोज़ करेंगे और दूसरे ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाएँगे चाइना पर। जनवरी में ही उन्होंने कहा था 2018 में कि और तब से ही चाइना और यूएस इन दोनों के बीच में इकोनॉमिक वॉर चल रहा है, दोनों एक-दूसरे के ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं। अभी चाइना ने पिछले लास्ट वीक सब सैंक्शंस लगाए हैं कि हम आपके वो कुछ इम्पोर्टेंट मेटल्स हैं, जर्मेनियम वगैरह जैसे मेटल्स वो एक्सपोर्ट नहीं करने देंगे, अगर आप यूएस को बेचते हैं तो। तो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो था अभी जो डेमोक्रेट्स का एडमिनिस्ट्रेशन था, इन्होंने नए टैक्सेस लगाए और ये नए टैक्सेस लगाए इन्होंने चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पे, जैसे कि सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक कार्स पे। इन्हीं को देख कर के ईयू ने इलेक्ट्रिक कार्स पे 40% का ऑलमोस्ट टैक्स लगा दिया, जो चाइना से आ रहा है तो। टैरिफ जो है ये मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड है इन द डिक्शनरी एज़ ट्रम्प हैज़ स्टेटेड ट्रम्प ने कहा है कि डिक्शनरी का सबसे सुंदर जो वर्ड है वो है टैरिफ मतलब टैक्स। और ट्रेड एक्सपर्ट्स प्रेडिक्ट करते हैं कि एक नया एरा आने वाला है, एक नई शुरुआत हो रही है प्रोटेक्शनिज़्म की। प्रोटेक्शनिज़्म मतलब मैं अपना देखूँगा, मैं अपना बचाऊँगा, मुझे तुम्हें मतलब नहीं है, तुम अपना देखो, ठीक है? मुझे अपनी इंडस्ट्री, अपना इकोनॉमी, अपने जॉब्स को प्रिज़र्व करना है। और जो रिज़ल्ट होगा ट्रम्प के टैरिफ का, वो होगा यहाँ पे कि जो टारगेटेड कंट्रीज़ हैं, उन्हें यहाँ पे थ्रेट किया जाएगा कि आपके ऊपर एडिशनल टैरिफ लगेगा, ये टैरिफ लगेगा और आप हमें नहीं बेचोगे ये सामान तो हमें कोई और बेचेगा। कभी न कभी, कोई न कोई प्रोडक्ट जो आप बना रहे हो, कोई और बना लेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो कंट्रीज़ हैं, ये अपने खुद के टैरिफ भी लगा सकती है। जैसे कि मेक्सिकन प्रेसिडेंट ने सजेस्ट किया है कि मेक्सिको इम्पोज़ कर सकता है अपने ओन टैरिफ इन रिटेलिएशन एंड नो वन विल विन अ ट्रेड वॉर कोई नहीं जीतने वाला। ये कहना था चाइनीज़ एम्बेसी के स्पोक्स पर्सन का। किसी की भी यहाँ जीत नहीं होने वाली अगर आप ट्रेड वॉर शुरू करते हो, दोनों ही लूज़ करेंगे और गेन भी करेंगे तो दोनों ही करेंगे अगर हम इसे लेट्स से इसका सॉल्यूशन ढूँढते हैं। तो ज़्यादातर जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं ना, वो बड़े स्केप्टिकल हैं। वो कह रहे हैं कि जो टैरिफ्स हैं ये बिल्कुल इनइफेक्टिव है। आप डरा लो इससे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना? रेवेन्यू कलेक्शन भी आपका नहीं बढ़ने वाला है और इससे हर चीज़ की कॉस्ट यूएस में बढ़ जाएगी। लोगों के लिए इन्फ्लेशन महँगा हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, कार महँगी हो जाएगी, पेट्रोल, डीज़ल के दाम बढ़ जाएँगे, एग्रीकल्चर आइटम महँगे हो जाएँगे। तो अमेरिका कैसे कम्पीट करेगा चाइना के साथ? अगर हर चीज़ आप इतना
महँगा कर दोगे, तो क्या इससे कुछ फ़ायदा होने वाला है अमेरिकन्स के लिए? टेन्स ऑफ मिलियंस ऑफ अमेरिकन जॉब्स जो हैं, जो सपोर्ट किए जाते हैं बाय मोर देन वन थर्ड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज़ जो यूएस इम्पोर्ट करता है एंड एक्सपोर्ट करता है फ्रॉम मेक्सिको, कनाडा एंड चाइना कंबाइंड। तो ये जो कंडीशंस हैं यूएस मेक्सिको कनाडा एग्रीमेंट के, नॉर्थ अमेरिकन ट्रेड पैक्ट ये है यूएस, मेक्सिको, कनाडा के बीच का एक एग्रीमेंट और इन्होंने कहा है कि जो ट्रम्प ने खुद साइन किया था 2020 में और इन्होंने कहा है कि ये टूट जाएगा अगर ऐसे कुछ टैरिफ लगाए गए कनाडा और मेक्सिको पर। ये जो पूरा एग्रीमेंट जो ट्रम्प ने खुद साइन किया था 2020 में। फर्दरमोर ट्रम्प के जो सपोर्टर्स हैं वो टैरिफ को पसंद ही नहीं करते हैं। हैरिस पोल के अकॉर्डिंग 69% रिस्पोंडेंट्स कहते हैं कि जो प्राइसेज़ हैं, सामान है, चीज़ों के दाम वो बढ़ जाएँगे अगर ट्रम्प ने टैरिफ को इंक्रीज़ किया तो। तो व्हाट अबाउट ट्रम्प्स टैरिफ ड्यूरिंग हिज फर्स्ट टर्म? तो यहाँ पे एक रिटायर्ड चीफ इकोनॉमिस्ट हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के, उन्होंने कहा कि अगर आप अडहियर करोगे, स्टिक करोगे टू अ फॉल्स नोशन ऑफ ट्रेड एज़ ज़ीरो सम डील, मिस्टर ट्रम्प बिकम्स अ जॉब किलर रेदर देन अ जॉब क्रिएटर। तो मिस्टर ट्रम्प यहाँ पे एक जॉब किलर बनेंगे, जॉब्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, ना कि जॉब क्रिएटर। एंड एक स्टडी भी कंडक्ट की गई इकोनॉमिस्ट द्वारा फ्रॉम मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख एंड हार्वर्ड एंड वर्ल्ड बैंक, जो ट्रम्प के टैरिफ है ना, जो टैक्सेस हैं, जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगाना चाहते हैं, ये सक्सीड नहीं करते इन ब्रिंगिंग एम्प्लॉयमेंट बैक टू अमेरिका हार्टलैंड। इससे यूएस में जॉब क्रिएशन नहीं होने वाली है और ट्रम्प का ये कहना है कि यूएस का बेनिफिट होता है टैरिफ से, लेकिन जितने भी रिसर्च है, जो इकोनॉमिस्ट द्वारा किए गए हैं, उनका ये बिल्कुल भी मानना नहीं है। अब बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया का क्या? अब ये इनका दूसरा टर्म है और ट्रम्प के जो इनिशियल टैरिफ प्लान्स थे ना, उसमें इंडिया इंक्लूडेड था ही नहीं। लेकिन ये होगा अब इंडिया लाइमलाइट में रहने लग गया है एंड रिमेंबर आपको याद रखना होगा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कई बार इंडिया को मेंशन किया कि इंडिया बहुत हाई टैरिफ लगाता है। उन्होंने हार्ले डेविडसन के बारे में भी बात किया ज और इंडिया के बारे में ओवरऑल आप ये भी देखेंगे कि इंडिया जो है लार्जेस्ट बेनिफिशियरी रहा है जनरलाइज़्ड सिस्टम ऑफ प्रेफ़रेंसेस प्रोग्राम के, जहाँ पे ड्यूटी फ्री एक्सेस जो है वो इसने लूज़ कर दिया था 2019 में। तो इन्होंने कहा है कि बहुत बड़ा अब्यूज़र है इंडिया, ट्रेड अब्यूज़र। अपने कैंपेन में ही कहा था इलेक्शन जब ये लड़ रहे थे। कई बार मैं ये बता भी चुका हूँ, आपको कोई नई बात नहीं है। तो हमें देखना होगा कि सब कुछ जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये जितने भी आर्टिकल्स आ रहे हैं ट्रेड वॉर को लेके, अब मैं इसे कवर करना बंद कर दूँगा क्योंकि सब कुछ रेपिटिशन है, सब लोग एक ही चीज़ लिख रहे हैं। मुझे लगता है लोगों के पास कोई नया अभी इसमें एस्पेक्ट नहीं है दिखाने के लिए, कोई नया डायमेंशन नहीं है शो करने के लिए। तो यहाँ पे इसको हम लोग खत्म करते हैं। बात करते हैं इंडिया के डिफेंस इंडस्ट्री की। अच्छा देखिए, मैं एक चीज़ बोलता था, जो लोग डिफेंस में इन्वेस्ट करने के लिए बात करते थे, मैं बोलता था आप अपने आप से एक सवाल पूछो कि यूएस में जितनी बड़ी डिफेंस की एक कंपनी होती है ना, उससे छोटी इंडिया की डिफेंस की पूरी इंडस्ट्री है, ठीक है? और इंडिया दुनिया का सबसे, मतलब मैं कहूँगा टॉप 5 में हमेशा रहता है इन टर्म्स ऑफ डिफेंस एक्सपेंडिचर में, जितना पैसा हम डिफेंस पे स्पेंड करते हैं, डिफेंस स्पेंडर इंडिया दुनिया का टॉप 5 डिफेंस स्पेंडर रहता है हमेशा। तो 2023 में 3 इंडियन डिफेंस कंपनीज़, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल एंड मैज़गार्ड शिप बिल्डर्स एमडीएल, इन्होंने देखा कि इनकी कंबाइंड रेवेन्यू बढ़ी है 5.8% से टू $6.74 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, जो पहले $6.37 बिलियन डॉलर्स थी 2022 में। ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च के द्वारा एक स्टडी की गई, उसमें निकाला गया है डेटा। जितनी भी ये हमारी जो 3 डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, एचएएल का रेवेन्यू बढ़ा 6.9%, 43rd रैंक पे आते हैं सिपरीज़ एनुअल रिपोर्ट ऑन वर्ल्ड टॉप 100 आर्म्स प्रोड्यूसर में। तो दुनिया के जो टॉप 100 आर्म्स प्रोड्यूसर्स हैं, जो आर्म प्रोड्यूसिंग कंट्री है, हथियार बनाती है, 43rd पे आता है एचएएल। बीएल का रेवेन्यू बढ़ा है 0.5% से एंड इसका जो रैंक है 65 से 67 पर आ गया एंड एमडीएल ने हाईएस्ट ग्रोथ दिखाई है करीब-करीब 12.4% की टू $1.09 बिलियन डॉलर्स। ये 96 से 94 पर आ चुका है। तो जो रिपोर्ट है वो रिवील करता है कि जो ग्लोबल आर्म्स रेवेन्यूज़ हैं, ये बढ़ रहे हैं टोटलिंग 6.32 बिलियन, अ 4.3% इंक्रीज़ फ्रॉम 2022। तो इंडियन डिफेंस स्पेस मैं कहूँगा, देखिए इस आर्टिकल में जैसा लिखा है कुछ खास नहीं बढ़ा है, ठीक है? यहाँ तो हमें इस टाइम पे 20%, 25%, 30% की ग्रोथ दिखनी चाहिए ईयर ऑन ईयर, उस हिसाब से दिखा नहीं और इसीलिए शेयर प्राइस भी आप देख लो 2022 से 23 जो रहे थे वो 23 से 24 में हमें देखने को मिले ही नहीं, राइट? अगर टॉप कंपनीज़ की मैं बात करूँ तो उनका आप रेवेन्यू देखो, लॉकहीड मार्टिन यूएस की कंपनी है और नंबर 1 पे आती है पूरी दुनिया में, $60.81 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू है। आरटीएक्स यूएस की कंपनी $40.66 बिलियन डॉलर्स, नॉर्थरॉप ग्रुमन 35.57 बिलियन डॉलर्स, बोइंग 31.1 बिलियन डॉलर्स, जनरल डायनामिक्स 30 बिलियन डॉलर्स। तो यूएस की कंबाइंड अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो मतलब ये कोई कंपैरिजन नहीं है और इंडिया में जो सबसे बड़ी कंपनी है वो है 3.71 बिलियन डॉलर्स, जो
टॉप 100 में भी दुनिया की आती हैं, सिर्फ़ 3 कंपनीज़ हमारी आ पाती है और दुनिया की जो टॉप 5 सबसे बड़ी कंपनीज़ हैं, सारी की सारी एक ही कंट्री से आती हैं, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो कितना पोटेंशियल है, लेकिन क्या हम ग्रो कर रहे हैं उस हिसाब से? देखिए, कोई चीज़ में इसीलिए पैसा लगा देना सही नहीं है कि यार ये बहुत पोटेंशियल है। पोटेंशियल है, क्या पता अगले 100 साल तक पोटेंशियल रहे, लेकिन ग्रोथ हो ही ना। इंडिया के पास पोटेंशियल कब से है ग्रोथ का? 100 साल से है मुझे लगता है, 50 साल से है मुझे लगता है देश के बाद आज़ादी के बाद। चाइना ने जैसे ग्रो किया, लेकिन क्या हम पोटेंशियल का इस्तेमाल कर पाए पूरा कभी? नहीं। चाइना कर पाया, येस। तो वैसे ही डिफेंस इंडस्ट्री है, यहाँ पे देखना होगा कि कौन-सी कंपनीज़ है जो इसका इस्तेमाल कर पाएँगी। टैरिफ हाइक्स may lead to a further gains for telecom players। टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करते हैं। आगे टैरिफ हाइक्स जो अभी हुए थे हमारे, इसकी वजह से फर्दर काफ़ी फ़ायदा हो सकता है हमारी टेलीकॉम कंपनीज़ को। इस टाइम पे 2 मेजर टेलीकॉम प्लेयर्स हैं, भारती एयरटेल और कौन? दूसरा है जियो। वोडाफ़ोन आइडिया आता है तीसरे नंबर पे, लेकिन काफ़ी मैं कहूँगा बिल्कुल एक पैर हमेशा कब्र में रहती है उसकी और एक पैर बाहर रहती है। और बीएसएनएल की अगर मैं बात करूँ तो बीएसएनएल में अभी काफ़ी सब्सक्राइबर गेन्स आए हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा पीछे है टेक्नोलॉजिकली और अभी तो कोई कंपैरिज़न नहीं है सर्विसेज़ के मामले में। इंडिया का जो मोबाइल सेक्टर रेवेन्यू है, ओवरऑल 8% की ग्रोथ दिखी है यहाँ पे हमें करीब। एंड भारती एयरटेल जो है यहाँ पे हाईएस्ट रेवेन्यू ग्रोथ आया है 10% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर मतलब लास्ट क्वार्टर जो आया था उससे 10% की ग्रोथ है एंड 19% ईयर ऑन ईयर। व्हाइल वोडाफोन आइडिया और जियो जो है इन्होंने लोअर ग्रोथ रिपोर्ट किया है। तो वोडाफोन आइडिया जियो यहाँ पे एक्चुअली पीछे चल रहा है काफ़ी भारती एयरटेल से। जियो जो है रेवेन्यू मार्केट को लीड करता है। 41.6% शेयर है इसका, लेकिन जो इनका शेयर है वो 51 बेसिस पॉइंट घट चुका है 0.51%। एंड वोडाफोन आइडिया ने भी लूज़ किया है 0.35%। भारती एयरटेल का जो रेवेन्यू है यहाँ पे शेयर गेन हुआ है 0.86% का। तो जो गेन कर रहा है वो कौन कर रहा है? भारती एयरटेल कर रहा है। बाकी हमें लूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल इंडस्ट्री की रेवेन्यू बढ़ी है। अब देखिए एआरपीयू बड़ा ज़रूरी है। जब भी आप टेलीकॉम इंडस्ट्री में रेवेन्यू देखते हो ना, आप ये मत देखो कि किसका रेवेन्यू कितना है, कितने यूज़र है। आप एआरपीयू निकालो, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपके पास 10 लोग हैं, जिसके पास आपकी कंपनी का सिम है, लेकिन अगर वो एक बंदा ₹1000 खर्च करता है हर महीने, तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर मेरे पास 100 लोग हैं और एक बंदा सिर्फ़ ₹5 खर्च करता है ऑन एन एवरेज, तो वो बेकार है, राइट? मुझे ज़रूरत ही नहीं है इतने यूज़र्स की। तो कितने वैल्यूएबल आपके यूज़र्स हैं, ये भी इससे पता लगता है। तो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र बढ़ता है जब आप प्लान के दाम को बढ़ा दो, जैसे जियो ने बढ़ाया, एयरटेल ने बढ़ाया। तो यहाँ पे कहीं न कहीं अगर आप देखोगे, तो काफ़ी आगे बेनिफिट इसका मिल सकता है। अगले 2 क्वार्टर्स तक हमारे जो हमने इंक्रीज़ किया है प्लान, इसका हमें बेनिफिट देखने को मिलेगा हमारी जो कंपनीज़ है एयरटेल एंड जियो इन दोनों को एंड वोडाफ़ोन को भी। इंडस्ट्री का जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है, वो टॉप 3 प्लेयर्स के लिए बढ़कर हो चुका है 63,600 करोड़ एंड यहाँ पे इंक्रीमेंटल ग्रोथ देखने को हमें आगे भी मिलेगी। वोडाफ़ोन का जो मार्केट शेयर डिप है ना, लगातार वोडाफ़ोन का मार्केट शेयर गिर रहा है कई सालों से। ये रिवर्स हो सकता है अगर ये एक्सेलरेट कर पाए अपना नेटवर्क रोल आउट। अब देखिए मिडल क्लास आदमी वाली सेम प्रॉब्लम पता है किसके साथ है? वोडाफ़ोन आइडिया लिमिटेड के साथ। इनको ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए और क्योंकि इन्हें पैसे की ज़रूरत है, इसका मतलब इनके पास पैसे नहीं है, तो इनको पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है? एयरटेल एंड जियो इनको ग्रोथ के लिए पैसे चाहिए और इनके पास हैं, तो इनको पैसे बैंक्स और देगा। बैंक्स इनको पैसे और ज़्यादा देंगे कि आपके पास पैसे हैं, आप और लो। लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं, नहीं, आपको हम नहीं देंगे, आपके पास तो पैसे हैं ही नहीं। तो आप समझ रहे हो ये रिलेशनशिप जो मिडल क्लास आदमी के साथ रहता है कि पैसे चाहिए, लोन चाहिए, तो मिलेगा नहीं। जिसके पास सेविंग्स अकाउंट में 50 लाख पड़े हैं, उनको बैंक वाले परेशान करें कि आप हमसे लोन ले लो। तो ये चीज़ जो है, ये वोडाफ़ोन आइडिया के साथ भी है। डेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 2 लाख करोड़ का करीब-करीब उधार चुकाना है इन्हें। कंपनी की वैल्यू से 5 गुना ज़्यादा इनका उधार हो रखा है। लगातार मार्केट शेयर गिर रहा है, तो काफ़ी कुछ कुछ तो इन्हें करना पड़ेगा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो ये रिवर्सल यहाँ से लेकर आएँ। इंडस्ट्री का जो रेवेन्यू है ना, टेलीकॉम इंडस्ट्री का, वो डबल हो चुका है 2019 से अगर आप कंपेयर करते हो तो, जब 3 बार टैरिफ हाइक किए गए। तो एआरपीयू जो है एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र 98 से जो 2019 में 98 था 193 हो गया 2024 में। 5 साल में अगर आपका रेवेन्यू डबल हो रहा है, तो ये बहुत ही बढ़िया है मेरे हिसाब से। एंड जो सब्सक्राइबर बेस भी है ऑफ 1.15 बिलियन इन सितंबर, वो लोअर है अगर 19 से आप कंपेयर करें तो जो 1.17 बिलियन डॉलर्स था। सब्सक्राइबर बेस थोड़ा घटा है लेकिन ओवरऑल रेवेन्यू काफ़ी बढ़िया हुआ है। स्लोडाउन वरीज़ माउंट फॉर जेएलआर इन चाइना एंड यूरोप। अच्छा, टाटा के शेयर्स आपने देखे होंगे 1200 के आस-पास चल रहे थे और फिर अब देखो कि 700 से 800 के रेंज में भी आ गया था गिर कर ये और अभी लोअर रेंज पे ही चल रहा है। अब टाटा का ना एक बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है किससे? जेएलआर से, जैगवार लैंड रोवर। और आप एक बार यूट्यूब पे ना देखो, मैं कहूँगा
क्योंकि देखिए टाटा मोटर्स एक पब्लिक कंपनी है, आप अगर म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा हो सकता है उसमें लगा हो। कि क्या आपको जैगुआर लैंड रोवर ने जो नया पूरा एक मैं कहूँगा अपने आप को रीब्रांड किया है, ये पसंद आ रहा है? आप एक बार ज़रूर देखना और एक बार लोगों का रिस्पॉन्स देखना कि क्या लोगों को पसंद आ रहा है सही में। तो काफ़ी ट्रबल्स अभी यहाँ पे ट्रबल्स मतलब परेशानियाँ ग्रो कर रही हैं फॉर टाटा मोटर्स ओन्ड जैगुआर लैंड रोवर जेएलआर इन चाइना एंड यूरोप। कोलैप्स है ट्रेडिशनल डीलर पार्टनरशिप का सबसे पहले तो, स्लजिश कंज्यूमर डिमांड अच्छी नहीं है, वॉल्यूम इम्पैक्ट हो रहा है की मार्केट्स में। चाइना में तो जेएलआर ने पोस्ट किया है लोएस्ट क्वार्टरली सेल्स पिछले 6 क्वार्टर में ड्यूरिंग द 3 मंथ्स एंडेड सितंबर एंड इन्होंने ये भी वार्न किया है कि आगे जो सेकंड हाफ है ना इस साल का वो और पुअर रहने वाला है, बेकार रहने वाला है। चाइना सबसे बड़ा मार्केट था जेएलआर के लिए अगर आप देखेंगे ना कोविड के बाद से स्पेसिफिकली जहाँ पे 4 कंसेक्यूटिव इयर्स एफवाई 24 तक हम जो है गिर करके जैगुआर लैंड रोवर गिर करके सेकंड पोज़ीशन में आ गया ड्यूरिंग द पीरियड आफ्टर इट्स रिटेल वॉल्यूम्स 11% जब इसके रिटेल वॉल्यूम डिक्लाइन्स हुए। रिटेल वॉल्यूम मतलब जो नॉर्मल लोग जो बेसिकली बाय करते हैं, रिटेल सेल्स जो है वो घटा है। यूएस सबसे बड़ा मार्केट है अब फॉर द 2 ब्रिटिश प्रीमियम ऑटोमोटिव ब्रांड्स एंड यहाँ पे अगर जो सीएफओ हैं जेएलआर के रिचर्ड, उनके हिसाब से जो इंडस्ट्री वाइड हेवी डिस्काउंटिंग चल रही है ना, इस टाइम पे जो हेवी डिस्काउंट्स चल रहा है और ओवर स्टॉक चल रहा है रिटेलर्स के लिए, वो काफ़ी एक मतलब एक फिनोमेनन बन गया है, ठीक है? एंड इसकी वजह से काफ़ी सारे रिटेलिंग ग्रुप्स जो हैं, वो कोलैप्स कर रहे हैं, काफ़ी इम्पैक्ट कर रहा है ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को भी। तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना इनका, कौन है? डीलर, वो कहीं न कहीं कोलैप्स कर रहा है और ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है व्हीकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इन चाइना, इनका ये कहना है। तो जब तक ये जैगुआर लैंड रोवर का प्रॉब्लम फिक्स नहीं होता ना, बड़ा मुश्किल है टाटा मोटर्स को भी मतलब कोई नए कुछ बहुत फ्रेश इंटरेस्ट मिलना लोगों का। तो टाटा मोटर्स को भी बड़े ध्यान से देखना होगा क्योंकि टाटा मोटर्स की ये पूरी कंपनी है, शेयर होल्डिंग टाटा मोटर्स की है इसमें एंड ये अगर अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करेंगे तो टाटा मोटर्स को काफ़ी ज़्यादा हर्ट करेंगे ये लोग। तो ज़रूर आप वॉच कीजिए एंड ज़रूर वो कैंपेन भी देखिए जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जो जैगुआर लैंड रोवर ने अभी रीब्रांड किया अपने आप को जिसमें। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट्स ड्रॉप करिए ढेर सारे एंड वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक कीजिए ताकि हमारी रीच थोड़ी और बढ़े। हम लोग काफ़ी दिन से बिल्कुल स्टैग्नेंट चल रहे हैं, ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो एक ही जगह पे हैं, तो आई थिंक आपके लाइक्स एंड आपके कमेंट्स ज़रूर इस वीडियो को प्रमोट करेंगे। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।